गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस कहानी में हम जानेंगे, जब सब रास्ते बंद हो जाए तो क्या करें। तो चलिए ज्यादा समय न गवाएं, आज की यह कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, वाराणसी में मानसून पहले ही आ गया था। किसी को भी याद नहीं होगा कि यह कितना भयंकर था। गंगा उफान पर थी, उसका गंदा पानी घाटों के किनारों को चाट रहा था, जबकि बारिश पुराने शहर की संकरी गलियों में भीग रही थी। कई दिनों तक आसमान में लगातार बादल छाए रहे और रेडियो पर चेतावनी के स्वर गूंजते रहे। पुलों पर पानी भर गया था, सड़कें दुर्गम हो गई थी और शहर से बाहर जाने वाले राजमार्ग भूस्खलन में समा गए थे या मूसलाधार बारिश में डूब गए थे। शाश्वत शहर वाराणसी दुनिया से कट गया था। दशाश्वमेध घाट के पास एक ढहती हवेली में 28 वर्षीय मीरा खिड़की के पास बैठी थी और बारिश को देख रही थी। उसका दुपट्टा फटी हुई खिड़कियों से छनकर आ रही फुहारों से गीला था। हवा में गीली मिट्टी और फफूंद की गंध आ रही थी और मंदिर की घंटियों की दूर से आ रही ध्वनि तूफान की गर्जना को मुश्किल से भेद पा रही थी। मीरा का फोन, जिसकी बैटरी 3% थी, टेबल पर बेकार पड़ा था। कोई सिग्नल नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। शहर का बिजली ग्रिड कई घंटे पहले फेल हो गया था और एकमात्र रोशनी फर्श पर टिमटिमाते दिए से आ रही थी। मीरा को यहाँ नहीं आना था। वह अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए एक सप्ताह के लिए वाराणसी आई थी। एक ऐसा काम जिसे उसने अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद महीनों तक टाल दिया था। योजना सरल थी, अनुष्ठान करना, दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ना और एक जूनियर आर्किटेक्ट के रूप में अपना जीवन फिर से शुरू करना। लेकिन बारिश ने उसे फंसा दिया था और अब सभी सड़कें बंद होने के कारण कोई रास्ता नहीं था। उसकी मेजबान शांति माँ नामक एक बुजुर्ग विधवा चाय और बासी पूड़ियों की ट्रे लेकर कमरे में घुसी। खाओ बेटी, उसने कहा। उसकी आवाज कर्कश लेकिन दयालु थी। जो तुम बदल नहीं सकते, उसके बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। मीरा ने कप लिया। इसकी गर्माहट थोड़ी राहत देने वाली थी। ये कब तक चलेगा माँ? रेडियो ने कहा कि सेना राजमार्गों को साफ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन शांति माँ ने एक खड़खड़ाती चारपाई पर बैठते हुए आह भरी। गंगा तय करती है, हमेशा करती है। 1978 में जब नदी ने आधे शहर को बहा दिया था, तब मैं तुमसे छोटी थी। हमने हफ्तों इंतजार किया। तुम इसके साथ जीना सीखो। मीरा इसके साथ जीना नहीं सीखना चाहती थी। वह अपने छोटे से दिल्ली के फ्लैट में वापस जाना चाहती थी, डिजाइन बनाना चाहती थी, डेडलाइन के बारे में अपने बॉस से बहस करना चाहती थी। वो मुंबई में अपने भाई को फोन करना चाहती थी, जिसने अनुष्ठान के लिए आने की जहमत नहीं उठाई थी। वह आगे बढ़ना चाहती थी, ऐसे शहर में नहीं फंसना चाहती थी जो अपने ही इतिहास में डूबता हुआ महसूस करता हो। लेकिन बारिश को उसकी योजनाओं की परवाह नहीं थी और इसलिए मीरा वहीं रही। तीसरे दिन तक हवेली जेल जैसी लगने लगी। दशकों से मानसून के पानी से सनी दीवारें बंद होती दिख रही थीं। शांति माँ की कहानियां बाढ़, अकाल और घाटों पर चमत्कार धुंधली होने लगी। मीरा का एकमात्र ध्यान भटकाने वाला एक टूटा फूटा नोटबुक था जो उसे अपने पिता के पुराने सूटकेस में मिला था, जिसमें उनकी खुरदरी लिखावट भरी हुई थी। वो इतिहास के प्रोफेसर थे, वाराणसी के अतीत से ग्रस्त थे और नोटबुक में शहर के मंदिरों, मिथकों और भूली बिसरी गलियों के बारे में नोट्स का एक ढेर था। वो समय बिताने के लिए इसे पढ़ती थी, हालांकि यह उन यादों को जगाती थी जिनसे वो बचना चाहती थी। उसकी कठोर आवाज, उसके अंतहीन व्याख्यान, जिस तरह से वह हमेशा उससे निराश दिखता था। चौथे दिन हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। ये रवि था, एक दुबला पतला नाविक जो पानी के नर्म होने पर तीर्थयात्रियों को गंगा पार कराता था। उसका कुर्ता भीगा हुआ था और उसकी आंखें तत्परता से चमक रही थी। शांति माँ, मीरा दीदी, उसने सांस फूलते हुए कहा। केदार घाट पर परेशानी है। पानी तेजी से बढ़ रहा है और बूढ़े पंडित जी का घर ढह रहा है। उन्हें मदद की जरूरत है। शांति माँ ने भौहें सिकोड़ी। हम क्या कर सकते हैं? सड़कें चली गई हैं, पुलिस नहीं आ सकती। रवि ने अपना सिर हिलाया। पुलिस नहीं, लोग। कोई भी जो रेत की बोरियां उठा सकता है, फर्नीचर हिला सकता है। पंडित जी बहुत जिद्दी हैं और वे नहीं जा सकते और उनकी पत्नी बीमार है। मीरा हिचकिचाई। वो मजबूत नहीं थी, बहादुर नहीं थी। वो पंडित जी या उनकी पत्नी को नहीं जानती थी, लेकिन हवेली में एक और दिन रहने का ख्याल अपने विचारों और अपने पिता की आत्मा के साथ फंसी हुई असहनीय थी। मैं आऊंगी, उसने खुद को चौंकाते हुए कहा। शांति माँ ने विरोध किया, लेकिन मीरा ने अपनी शॉल पकड़ी और रवि के पीछे तूफान में चली गई। वाराणसी की गलियां घुटनों तक पानी और फिसलन भरे पत्थरों से भरी हुई थी। मीरा रवि की बाह से लिपटी हुई थी
और वे बीच से गुजर रहे थे। बारिश उसके चेहरे पर चुभ रही थी। वो शहर जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था, साधुओं, सड़क विक्रेताओं और तीर्थयात्रियों से भरा हुआ, गायब हो चुका था। उसकी जगह एक भीगी हुई, हताश जगह थी जहां लोग तिरपाल के नीचे दुबके हुए थे या जो कुछ भी उनके पास था उसे बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। केदार घाट पर एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई थी। नदी सीढ़ियों पर लहरा रही थी और एक 2 मंजिला मकान किनारे पर डगमगा रहा था, जिसकी नींव ढह रही थी। पुरुष और महिलाएं, युवा और बूढ़े एक श्रृंखला बनाकर दीवारों को सहारा देने के लिए रेत की बोरियां पास कर रहे थे। मीरा भी उनके साथ शामिल हो गई। उसके हाथ खुरदरे बरलेप से कच्चे थे, उसके कपड़े कीचड़ से भारी थे। वो इन लोगों को नहीं जानती थी, लेकिन उनकी चीखें और घुरघुराहट उनका साझा उद्देश्यों से अंदर खींच लाया। पंडित जी, सफेद दाढ़ी वाले एक कमजोर आदमी, दरवाजे पर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। उनकी पत्नी, कमजोर और बुखार से पीड़ित, अंदर एक खाट पर लेटी हुई थी। उसके आसपास पड़ोसी फर्नीचर को ऊंची अलमारियों पर रख रहे थे। मीरा ने लकड़ी का एक ट्रंक उठाने में मदद की। उसकी बाहें जल रही थीं, उसकी सांस उखड़ रही थी। काम थका देने वाला था, लेकिन कई दिनों में पहली बार उसे जिंदा महसूस हुआ। जैसे जैसे रात ढलती गई, बारिश थोड़ी कम हुई और रेत की बोरियां अभी भी जमी हुई थीं। भीड़ तितर बितर हो गई, लेकिन मीरा घाट की सीढ़ियों पर अपनी सांसें समेटती हुई खड़ी रही। रवि उसके पास बैठा, उसे एक पकी हुई सिगरेट दी। उसने मना कर दिया, लेकिन वे बातें करते रहे। उनकी आवाज नदी की कलकल के सामने धीमी थी। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, उसने कहा। ज्यादातर बाहरी लोग सूखे ही रह जाते। मीरा ने कंधे उचका दिए। मैं ज्यादा बाहरी नहीं हूँ। मेरे पिता यहीं से थे। शायद उन्हें ये जगह बहुत पसंद थी। रवि ने पानी को घूरते हुए सिर हिलाया। वाराणसी तुम्हें थामे रखता है, आसानी से जाने नहीं देता। उसे अपने पिता की नोटबुक, शहर की आत्मा के प्रति उनके जुनून के बारे में याद आया। शायद रवि सही था। अगले हफ्ते मीरा ने खुद को बाढ़ की लय में खींचा हुआ पाया। सड़कें बंद रहीं, शहर कटा रहा, लेकिन जिंदगी नहीं रुकी। उसने ऊपरी मंजिलों में फंसे परिवारों को भोजन पहुंचाने में मदद की। जब फोन काम नहीं करते थे तो घाटों के बीच संदेश पहुंचाया और यहाँ तक कि अस्थायी चूल्हों पर पकाई गई खिचड़ी की प्लेटें साझा करते हुए रवि और अन्य लोगों के साथ हंसी भी की। हवेली, जो कभी पिंजरा हुआ करती थी, एक आधार बन गई, शहर के संघर्ष में वापस उतरने से पहले आराम करने की जगह। एक शाम, जब वो मोमबत्ती की रोशनी में अपने पिता की नोटबुक पढ़ रही थी, तो एक अंश ने उसकी नजर खींची। इसमें मणिकर्णिका घाट के पास एक छिपे हुए मंदिर का वर्णन था, जो पोषण की देवी अन्नपूर्णा को समर्पित है। संकट के समय, उन्होंने लिखा था, शहर अपने लोगों को खिलाता है, केवल भोजन से नहीं, बल्कि उद्देश्य से। मीरा ने शब्दों को याद किया, उसका गला रूंध गया। उसने अपने पिता पर महीनों तक गुस्सा किया था, उनकी दूरी, उनकी अपेक्षाओं के लिए, लेकिन यहाँ, उनके शहर में, वो उन्हें समझने लगी थी। 10वें दिन खबर आई कि सेना ने एक राजमार्ग साफ कर दिया है। ट्रक आपूर्ति ला रहे थे और कुछ बसें जल्द ही लोगों को ले जा सकती थीं। मीरा जा सकती थी। उसने अपना बैग पैक किया। उसके पिता की अस्थियां अभी भी कलश में थी, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। उसने शांति माँ को देखा, जो रोटी के लिए आटा गूंथ रही थी। रवि को, जो उफनती नदी के बावजूद नाव की मरम्मत कर रहा था। उस शहर को जो किसी तरह उसका हो गया था। वह रुकी। हफ्तों बाद बारिश धीमी हो गई और वाराणसी सूखने लगा। गंगा पीछे हट गई, गाद और कहानियां छोड़ गई। मीरा ने भोर में अपने पिता की राख बिखेरी। उसके हाथों में कलश की रोशनी थी। नदी शांत थी। वो रोई नहीं, उसे रोने की जरूरत नहीं थी। उसने हवेली के पास एक छोटा कमरा किराए पर लिया। बाढ़ से क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए एक स्थानीय एनजीओ में नौकरी कर ली और फिर से रेखा चित्र बनाना शुरू कर दिया। दिल्ली की शानदार गगनचुंबी इमारतों के नहीं, बल्कि मजबूत, व्यवहारिक घरों के, जो अगले मानसून को झेल सके। उसके भाई ने उलझन में फोन किया, पूछा कि वो वापस क्यों नहीं आए। उसके पास ऐसा कोई जवाब नहीं था जिसे वो समझ पाता। एक शाम, जब वो रवि के साथ घाट पर बैठी थी और आरती के दियों को पानी पर तैरते हुए देख रही थी, तो उसने पूछा, क्या बदल गया? तुम तो जाने के लिए इतनी तैयार थी। मीरा मुस्कुराई। उसके बैग में उसके पिता की नोटबुक रखी हुई थी। सड़कें बंद थीं, उसने कहा, इसलिए मैंने दूसरा रास्ता खोज लिया। और वाराणसी, शाश्वत और अडिग, उसके चारों ओर गूंजने लगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आशा करते हैं दोस्तों आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी सुनाते हुए हमसे कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें माफ करना और हमारी गलती हमें कमेंट में जरूर बताना।
लेकिन अगर कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।